सर लास्ट पी ब्लॉक करा था। पी ब्लॉक नहीं है। पी ब्लॉक में कहाँ तक लिखाया था? ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली वाला। ग्रुप 13 था बस, ग्रुप 13 तक लिखाया था। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। तो ग्रुप पी ब्लॉक में मैंने बताया था 15 टू 18 13 टू 18 होता है, और आपको एक एक एलिमेंट पर पीएचडी होना चाहिए। इस ब्लॉक में दो ग्रुप होता है, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट का कोई भी एलिमेंट उठाइएगा तो उसमें ये नंबर रिपीट हुआ है, 8 8 18 18 18 18 32। समझा? किसी भी एलिमेंट को उठाइए, उसके आउटर इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सीजियम है 55 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ग्रुप सेकंड में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 होंगे। पी ब्लॉक में 13 टू 18 होंगे, ये आपको बताया। अब आइए ग्रुप 14। ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली कहते हैं। जल्दी जल्दी देखिए। ग्रुप 15 को NS2, सॉरी, ग्रुप 15 को हम ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? 4A। उसमें देखिए 3A लिखवाया था मैंने, 3A। और ग्रुप 13 में 3A लिखवाया था ना आपको? 3A लिखवाया है मैंने, बताइए। यस सर। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN। इसमें क्या है, पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखिए 6, फिर 8 जोड़िए 14। अब 8 को रिपीट नहीं करना है, 18 32, फिर 18 को रिपीट करना है 50, ये और 30 80। तो 13 में भी यही किस्सा था, 14 में भी यही किस्सा है। ये बात हमेशा याद रखें। 6 में 8 जोड़ें अगर एटॉमिक नंबर है। सबके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। आपको याद करने का तरीका है तो बहुत सारे तरीके हैं। एक है कहा शिव जी सुनो पार्वती, कहा शिव जी सुनो पार्वती। ग्रुप 15 है। एक्सक्यूज मी सर। यस, यही हुआ, यहाँ से लिखिए। ओके सर। इसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, और इसमें है अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन में इसमें जर्मेनियम जो है, और से सुनिए प्लीज, दिस इज इम्पोर्टेंट। जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड्स क्या है? जर्मेनियम जल्दी बताएंगे। मेटलॉइड। पी ब्लॉक में रूल याद रखिए, मेटलॉइड्स के ऊपर जो होगा वो नॉन मेटल होगा, और मेटलॉइड्स के नीचे जो होगा वो क्या होगा? मेटल। ऐसे भी आप जानते हैं 3 लेटर मेटल, ये ट्रिक्स याद रखिए। जर्मेनियम मेटलॉइड्स। अब आइए यहाँ पर आर्सेनिक और एंटीमनी, ये मेटलॉइड्स। बताइए मेटलॉइड्स के नीचे क्या होगा? जल्दी बताएं सारे लोग। मेटल। मेटल। इसमें मेटल है, मेटलॉइड्स के ऊपर नॉन मेटल। अब देखिए 7 एटॉमिक नंबर, 8 जोड़िए 15, फिर 18 जोड़िए 33, फिर 18 जोड़िए 51, फिर 32 83। याद रखने के बहुत तरीके हैं। नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। जी सूरत को मेरी आवाज आ रही है? सूरत, कैन यू हेयर मी? यस सर। हाँ, मैंने आपको
मैंने आपको वो जो एक्सेप्शनल केस है वो कहा था लिखने के लिए, नवाबी क्यों करे, वो सब वो वाला क्या मैं वो भी भेज दूंगी। सब समझ रहे हैं ना, जो नॉर्मल केस से डिफरेंट केस हैं। हाँ वो उसको वो भेजिए। कशिश रहमान, कैन यू हेयर मी? कशिश रहमान, Yes, sir. आप एकदम आप पिछली क्लास में बीच में चली गई थी, कैसे होगा? समझ में नहीं आ रहा है क्या, बताइए। और जो प्रॉब्लम हो उसको शेयर कीजिए टीचर से, वीडियो लेक्चर भी नहीं दे। अच्छा आप पहले बताइए, वो ग्रुप पे ऐड हुई आप निष्कर्ष सर से बात करके? कशिश रहमान, Yes, sir. आप निष्कर्ष सर से बात करके ग्रुप में ऐड हुई आप? Yes, sir. हो गई. चलिए ठीक है। तो उनसे वीडियो लेक्चर की भी जरूरत हो तो उनसे ले लीजिएगा, जैसे पिछला लेक्चर आपका छूट गया है वो आप ले लीजिए, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, Okay. रेगुलर रहिए। चलिए, तो आप देखिए ग्रुप 14 को फोर्थ, तो बताइए ग्रुप 15 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब में? 5. 5। ये मैं बातें लिखवा चुका हूँ पिछले क्लास में। चलिए सारे लोग जो लेट्स हैं उसके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन, जल्दी बताइए। सर एक सेकंड वेट प्लीज। अच्छा आपकी एक्स्ट्रा क्लास संडे को है, वेंसडे को नहीं हो पाई, संडे को 7:30 बजे है। ओके स्टूडेंट, हेलो, सुन रहे हैं ना आप लोग? यस, सर हो Sunday. Okay, sir. संडे होगी, आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप 16 जो आपके पास है, ग्रुप 16 के एलिमेंट को हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन फैमिली, यस। और इसका दूसरा नाम भी याद रखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ग्रुप 16 इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्कोजेन ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है। कैल्कोजेन का मतलब क्या होता है? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। जो भी अर्थ क्रस्ट पे मिनरल्स ओर्स पाए जाते हैं ना, तो जनरली ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं। ऑक्साइड और, कार्बोनेट हो, सल्फाइड हो, सल्फेट हो, कोई भी मिनरल्स हो, ज्यादातर उसमें ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं। और फॉर्मिंग एलिमेंट कैल्कोजेन ग्रुप याद रखिएगा। तो ग्रुप 16 को कैल्कोजेन ग्रुप कहते हैं। इसका दूसरा नाम 6A है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम। फिर से बात सुनिए अच्छे से। अच्छा इसमें नाम भी लिख देता हूँ, सेलेनियम, सेलेनियम है, टेलोरियम, पोलोनियम। अब सुनिए अच्छे से, एक मिनट। इस पूरे ग्रुप में मेटेलोइड्स दो हैं, वो हैं सेलेनियम और टेलोरियम। अब बताओ सेलेनियम के नीचे, टेलोरियम के नीचे क्या, ये दोनों मेटेलोइड्स हैं, तो मेटेलोइड्स के नीचे कौन रहता है? जल्दी बताएं। मेटल, मेटल। यस। और ऊपर कौन रहता है? जल्दी बताइए। नॉन मेटल। आप मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, पूरी केमिस्ट्री में, पूरे पीरियोडिक, सुनिए अच्छे से, मेटेलोइड्स की लिस्ट आप याद रखिए। जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, this is called antimony, this is called arsenic and selenium, टेलोरियम। अब सुनिए इसमें कॉन्ट्रेडिक्शन है, मैं और से सुनिए। जब आप पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी से पढ़िएगा तो उन्होंने बोरॉन को भी मेटेलोइड्स कहा है, सिलिकॉन को भी कहा है, लेकिन यही एनसीईआरटी की सेकंड बुक में बोरॉन को एनसीईआरटी ने खुद कहा है नॉन मेटल। तो एनसीईआरटी खुद कंफ्यूजन क्रिएट किए हुआ है स्टूडेंट के दरमियान। अब आइए, सिर्फ लाइन लिखा हुआ है दोनों नॉन मेटल। अब इसके अलावा बहुत सारी फॉरेन राइटर की बुक में भी बोरॉन और सिलिकॉन नॉन मेटल हैं। बहुत सारे टीचर लिखवाते हैं बोरॉन मेटलोइड्स हैं, सिलिकॉन मेटलोइड्स हैं। मैंने रेफरेंस दे दिया। पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो उन्होंने बॉक्स बनाया हुआ पूरे पेज पर, उसमें बोरॉन सिलिकॉन को उन्होंने डार्क लाइन किया है मेटलोइड्स में। लेकिन वही एनसीईआरटी जो सेकंड बुक आपको पढ़ना है, सेकंड बुक है ना आपके पास? अरे बोलिए ना, सेकंड बुक है ना केमिस्ट्री की? Yes, लो हाँ,
उसमें उन्होंने बोरॉन सिलिकॉन को नॉन मेटल कहा है। अब उसके एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारी जो बुक हैं उसमें भी बोरॉन सिलिकॉन नॉन मेटल हैं। यही मेटेलोइड्स हैं, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, सेलेनियम। ग्रुप में अगर ये मेटेलोइड्स पता चल जाए तो उसके ऊपर नॉन मेटल, उसके नीचे मेटल। अगर कोई मेटेलोइड्स नहीं है तो जनरली नॉन मेटल ही रहेगा या मेटल ही रहेगा, दोनों हो सकता है। सबको समझ में आया हाँ या ना? जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो समझा दिया मैंने आपको, सबको रेफरेंस समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसको हिंदी में याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कोई एग्जाम में कहते हैं ना, उससे टीको, उससे टीको, उससे टीको। ओके स्टूडेंट, ये है, जल्दी जल्दी लिखिए। सर इनकी कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर देखिए 8 है, 8 में 6 जोड़िए, सॉरी हाँ 8 जोड़िए, 16, 18 सब में यही पी ब्लॉक में 13 में 8 जोड़ने के बाद 18 जोड़िए, फिर 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 52, 84। सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जल्दी बताइए? हाँ, ग्रुप 16 के सब में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब कभी भी केमिस्ट्री में आपको सेलेनियम में कितना एटॉमिक नंबर है वो भी आप बता सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट बता सकते हैं, पर ये पता चलना चाहिए पी ब्लॉक में ग्रुप 16 का है। सच सच बताइए, समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ देखिए, हर दिन पढ़िए 15-20 मिनट पीरियोडिक टेबल को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर 12th में तो और काम देगा आपको। जल्दी जल्दी आपने वो लर्न करने का तरीका क्या लिखा है, एक बार बताओगे? हाँ, उससे टीको, उससे टीको, उससे टीको। ओके साइंटिस्ट, ओके सर। ये टी है, टॉ है, टॉ, उससे टीको। स्कूल वगैरह आप लोग का ऑफलाइन हो गया? Yes, sir. दोनों हो रहा है। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये अर्पित आपका स्कूल हो गया ऑफलाइन? यस सर। जा रहे हैं स्कूल? स्कूल जाते हैं आप लोग? सर जाते हैं। वेरी गुड। कशिश आप स्कूल ऑफलाइन हुआ? कशिश रहमान का आपका तो नेटवर्क ही खराब रहता है, आवाज कहाँ आती है? वाईफाई लगाइए, अच्छा वाला वाईफाई। Sir, written. Everyone return, everyone return. Everyone, yes, thank you. अब आइए ग्रुप 17, दिस इज कॉल्ड हैलोजन फैमिली। और हैलोजन फैमिली तो आप जानते हैं, इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये तो सब नाम है। इसमें याद रखने का आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, फेस, सीबीआई। ऐसे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब कुछ जुबानी याद रहता है कि नहीं? अरे बोलिए ना, मुंह पर रखा रहता है ना। हेलो हेलो, कि नहीं याद है सबको? Yes, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब याद है। जिसको ऑलरेडी याद है तो सुना, ऐसे हम लिख देते हैं फेस, सीबीआई। चेक, फेस, सीबीआई। सीबीआई को फेस कीजिए। अभी मोदी जी सबको सीबीआई भेज देते हैं ना सबके घर पर डराने के लिए। अरे बोलिए ना, हेलो। हाँ, सबको भेज देते हैं वो। हाँ, you know Modi और अमित शाह? Do you know everyone? Yes, sir. हाँ, यहाँ देखिए 9, 8 जोड़िए 17, फिर 18 जोड़िए 35,
फिर 18 जोड़िए 53, फिर 32 जोड़िए 85। अच्छा, एक कॉन्ट्रेडिक्शन एस्टेटाइन में भी एनसीईआरटी ने पीरियोडिक टेबल में लिखा है कि मेटलॉइड्स हैं, लेकिन जब आप ग्रुप 17 डिटेल में 12th में पढ़िएगा तो वहां उन्होंने नॉन मेटल लिखा है। इसलिए जो मैंने मेटलॉइड्स की लिस्ट दे दी है उसी को याद, मेटलॉइड्स की लिस्ट लिखा है ना आप लोगों ने, ये लिखा है आप लोगों ने, साइड में लिख लीजिए आप कहीं पर। ये ओवरऑल पूरा है। इसको आर्सेनिक कहते हैं और इसको एंटीमनी कहते हैं। बाकी का नाम तो आपको मैंने लिखवा दिया है। एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी ग्रुप 15 में है। नाना पापा आंसू सब बीमार, जर्मेनियम ग्रुप 15 में है। कहा शिव जी, सुनो पार्वती, शिव जी, उससे T2 लिख लिया आप लोगों ने पूरा ओवरऑल, बोलिए। यस सर। अब आइए, इसमें तो सब नॉन मेटल है, ऑल आर नॉन मेटल, इसमें कोई ऑल आर नॉन मेटल, ऑल आर नॉन मेटल, ऑल आर नॉन मेटल। अच्छा, 13 में आपके पास जगह खाली है तो बोरॉन को नॉन मेटल लिखिए, बाकी सब को लिखिए मेटल। एल्युमिनियम, हाँ, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, तो बोरॉन को छोड़ के सब वहां मेटल्स हैं, फिर इसमें कोई मेटलवाइड्स नहीं है। कॉन्ट्रेडिक्शन बोरॉन पे है, तो खुद एनसीईआरटी ने दूसरे बुक में उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि बोरॉन नॉन मेटल है, और दूसरी बुक में भी नॉन मेटल है। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। चलिए अब आइए। अच्छा बताइए, ग्रुप 17 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। 7। यस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप आगे पढ़िएगा अभी तो एक नेक्स्ट क्लास में। एस एंड पी, या आज ही पढ़िएगा। एस एंड पी ब्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। Why? Because their outermost electron represent their group number. इसलिए केमिस्ट्री में जब भी पूछा जाए व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक, बिकॉज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट ग्रुप नंबर। इसलिए मैं तो बारहा कह रहा हूं आपको कि अच्छे स्टूडेंट की पहचान है कि आप क्यों आपको पूरे पर पीएचडी हो। एस और पी ब्लॉक के एक एक एलिमेंट पर पीएचडी हो कि आउटर में कितने और एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे। बहाना नहीं तलाशना, आपको याद नहीं है तो याद करने से क्या होगा, ये है वो है, नहीं, याद करने से क्या होगा, उसकी इंपॉर्टेंस आपको केमिकल बॉन्ड में मिलेगी, तब पता चलेगा आपको। तो यहाँ देखें, ग्रुप 18 को नोबल गैस कहते हैं। अच्छा, इसमें हीलियम को छोड़कर हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये भी नाम सबको तो जुबानी याद हो गया, मैंने तो बहुत पढ़ा दिया। जेनन, रेडन, हीलियम को छोड़कर अब देखो इसमें 8 जोड़ो 10, इसमें 8 जोड़ो, इसमें 8 8 आएगा क्योंकि एक एलिमेंट एक्स्ट्रा। देखो सब ग्रुप में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन बताओ इसमें 6 एलिमेंट है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो 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 हेलो। यस सर। हाँ, और बताओ एस ब्लॉक में भी बताओ, लीना का रब से फरियाद। अगर ये केमिस्ट्री में याद रखो, जिस ग्रुप में 6 एलिमेंट होंगे वहां नंबर रिपीट होगा, 8 8 18 18 32। 5 एलिमेंट है तो 8 ही आएगा, फिर 18 18 फर्स्ट, यानी क्यों नहीं लिखना है, पहले फर्स्ट का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रहे, बाकी में 8 फिर 18 फिर 30, 18 फिर 30। लेकिन जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं उसमें पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखो, फिर 8 8 18 18 फिर 30। लॉजिक याद रहा है सबको? हाँ या ना, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन। अरे यार कुछ, हाँ सब लोग बोलें, सब लोग बोलें हेलो हेलो। हाँ, ये सब याद करने का ट्रिक सब है। देखो 18 36 फिर 18 54 फिर 32 फिर 32 86। अच्छा बताओ, ग्रुप 18 का लास्ट एलिमेंट होगा तो उसमें भी 32 जोड़ोगे कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। और मैंने ट्रिक्स दिया था, देखो 13 का लास्ट एटॉमिक नंबर 13 1/3 होगा, 14 के लास्ट एलिमेंट 114 होंगे, 15 का लास्ट एलिमेंट 115 होंगे, 16 का लास्ट, चूंकि इस तरह के एलिमेंट के अभी वही नाम नहीं है इसलिए हम लोग नहीं लिखते। अनंत ट्राइयम, अनंत क्वाड्रियम, अनंत पेंटियम। 16 का लास्ट एलिमेंट 116 होगा, 17 का लास्ट एलिमेंट 11। ये सब भी लॉजिक याद रखो कि 113 है डायरेक्ट कॉपी ब्लॉक है, डायरेक्ट और रेडॉन तक तब तुम आते, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन 6, ये 7th पीरियड में होगा। याद भी है, तुम्हें बताया था 90 to 103, उससे ज्यादा है तो ये 7th पीरियड में होगा।
हेलो एवरीवन, याद है सबको? हेलो यस एवरीवन। सर। Yes, sir. यस, ये पी ब्लॉक की कहानी खत्म। अब आओ डी ब्लॉक पर, जल्दी लिखो। तो पी ब्लॉक में 13 टू 18 एलिमेंट होते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे एलिमेंट, इसके सारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे हीलियम को छोड़कर, बाकी सब के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए एस एंड पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन? हाँ बताइए। प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। अच्छा, पिछला स्लाइड। ओके ओके। देखिए, जिस ग्रुप में 5 एलिमेंट्स है तो उसमें 8 2 दफा नहीं आएगा, जिसमें 6 एलिमेंट्स है उसमें 2 दफा 8 आएगा। ये कंक्लूजन, इस बात को अपने अपनी लैंग्वेज में पेज के ऊपर लिख सकते हैं। जिस ग्रुप में 5 एलिमेंट्स है उसमें 8 रिपीट नहीं हुआ है। बस आप हर ग्रुप के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा ना, फिर आपको दूसरे में परेशानी नहीं हो। आप खटाक से 10 सेकंड में निकाल सकते हैं उसका एटॉमिक नंबर। हम चाहते हैं कि आपको एक एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद हो। ये हमारी है, बाकी आपकी मर्जी है, आप पढ़ें ना पढ़ें। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब आइए डी 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 ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, द जेनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। पहला क्वेश्चन, डी ब्लॉक एलिमेंट इज, जानते हैं क्या पूछा जाए? क्या है? वही जो मैंने फॉर्मूला दिया था, n-1d 1 से 10, ns 0 से। ओ माय गॉड, सुनो अच्छे से, इधर सुनो। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? ns में। फिर वो तो सीक्वेंस में लिखने के लिए ns को बाद में लिखा गया। जैसे बताओ, 4s² 3d1, हमने कहा था ना इसको 3d1 4s² लिख सकते हैं। बोलो बोलो, आया समझ में? हेलो हेलो, वही तो है। देखो, n-1d ns²। लॉजिक ये है कि सर जब हम s को पहले इलेक्ट्रॉन देंगे तो 2 देंगे, तो आपने 0 से 2 क्यों लिखा? वही स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। बताओ, क्रोमियम में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आता था। अब पूरे डी ब्लॉक में पैलाडियम एक ऐसा एलिमेंट में जिसमें 5s² 0 था और 4d10 था। याद आया? पैलाडियम एक्सेप्शनल केस में था कि नहीं? बोलिए ना। हेलो एवरीवन, अरे कोई बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. इसीलिए 0 से 2। बहुत सारे ns1 से 2 भी लिख सकते हैं, गलत। 0 से 2 कोई भी बोले कि सर कौन ऐसा एलिमेंट है, तो भाई याद रखिए 4d10 5s², 5s0, दिस इज कॉल्ड पैलाडियम 46। हवा भी क्यों करे, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी। यही पीडी उसी में था, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी, पीडी। वो पूछेगा कौन ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसमें एस में इलेक्ट्रॉन 0 है, हम कहेंगे पहला जी। ns1 से 2 कोई लिखता है, गलत है वो। ns0 से 2, कोई कंफ्यूज करेगा कि s में जब इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे तो 2 जाना चाहिए, तो ये आप 0 से 2 क्यों लिखते हैं? तो अब रीजन दीजिए। इट इज ड्यू टू द स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। s में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और पैलाडियम में 0 भी हो सकता है, 0 है। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना? हेलो Yes, sir. एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। Sir, written. Written, everyone written. Everyone written. यस सर। अब देखिए,
D block element can be divided into 3 series. पहला मैं पता 3D सीरीज 3D सीरीज में स्कैंडियम 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट 3D क्यों कहा गया वो सब मैं बताऊंगा आपको। दूसरा है 4D सीरीज 4D सीरीज में कहां से कहां तक है इटीरियम मैं बताऊंगा 39 से कैडमियम 48 सी 5D सीरीज 5D सीरीज में लैंथेनम 57 से Hg80। अच्छा आप बताइए सारे लोग 57 जैसे यहाँ 21 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 20 होगा हाँ या ना जल्दी बताएं तो बोलिए ना। Yes, sir. अब यहाँ देखिए 57 के बाद 58 मत लिखिएगा हाफ नियम याद है आपको 58 से 71 F ब्लॉक का था याद आया पहली क्लास 58 से 71 F ब्लॉक लैंथेनोइड सीरीज था कि नहीं जल्दी बोलिए तो Yes, 57 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 72 है फिर 72 से कंटिन्यूअस में होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट लिखिए पहले फिर इसको मैं और डिटेल में समझाता हूँ। sir, written. हाँ एवरीवन रिटर्न एवरीवन रिटर्न। Yes, sir. अच्छा आप सुनिए लिखिएगा नहीं प्लीज। पर एक लाइन और लिख लीजिए डी ब्लॉक कंटेन एक लाइन और लिखिए डी ब्लॉक कंटेन्स। अच्छा बताइए एस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड हो गया ए 1 और 2 मामला खत्म। इस ब्लॉक में 1 से 2 बी ब्लॉक में 13 to 18 बताइए बीच में क्या बच रहा है 3 से 12 बच रहा है जल्दी बताइए हाँ या नहीं। यस सर यही 3 से 12 डी ब्लॉक इसलिए डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं आगे पढ़ेंगे। डी ब्लॉक कंटेन्स ग्रुप 3 ये सब याद रखिए इसलिए वो एस और पी के बीच में होता है एस और पी के बीच में डी होता है ग्रुप एस डी ब्लॉक कंटेन ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट। पहले लिखिए फिर मैं समझाता हूँ। लिख लिया सब लोगों ने ठीक है अब देखिए थ्री डी सीरीज में और से सुनिएगा स्कैंडियम टाइटेनियम वेनाडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन लिखिएगा नहीं भूल जाइए कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। और देखिए स्कैंडियम में लास्ट में क्या लिखते हैं 3d1 4s²। देखिए 2 1 3 याद है ना एस डी ब्लॉक के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते थे एस और डी के 2 1 3 ग्रुप में आया कि नहीं ग्रुप 3 में जल्दी बोलें। Yes, sir. 3d2 4s²। तो ये तक तो आपको आता ही है लास्ट में
3d10 4s²। तो देखिए लिखिएगा नहीं, ये 3D सीरीज में स्कॉन्डेंट। तो अगर आप हिंदी में लिखना चाहें, एक मिनट रुक जाइए। सुनो तुम विवाह करो मुझसे। पहला लाइन सुनो, इसमें 10 एलिमेंट है। देखिए डी ब्लॉक, अच्छा एक बात बताइए, डी ब्लॉक में 5 ब्लॉक होता है कि नहीं? 5 ऑर्बिटल, जल्दी बताएं। Yes, हर sir. हर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बताओ हर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे एक पीरियड? 5 × 2 10 हो जाएंगे, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. इसलिए इसमें थोड़ा सा बड़ा है। सुनो एक पार्ट, 3 पार्ट में करके आप पढ़ेंगे। सुनो तुम विवाह करो मुझसे। अगर मान लिया अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर होगा कि फिर कोई नहीं, सी का मतलब कहेगा, फिर नहीं कहेगा जानू, ZN से जानू। तो सुनो तुम विवाह करो मुझसे, एक वर्ड हो गया, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ये हो गया। अब आइए पहले इस तरह लिखिए तो एकदम उसी तरह ये हो गया। मैं ऐसे अलग अलग करके लिख देता हूँ कि आपको बनाने में आसानी होगी। ये 4th ग्रुप हो गया। सुनो तुम विवाह करो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। बोलिए, याद हो गया सबको? हेलो। अच्छा 2 दफा रफ पेपर पर पढ़िएगा, सब हो जाएगा। अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए आप लोग। Yes, sir. देखिए ये हो गया आपको 3D सीरीज। 3D सीरीज के एलिमेंट हो गए। देखिए आप लोग लिखते रहिए, मैं लिख रहा हूँ। 4D सीरीज में पहले है इथीरियम, जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी। पहला वाक्य, जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। देखिए ये है 39 से लास्ट में 48 हो गया। अब ये लास्ट में भाई है 41 5s²। आप समझ गए होंगे लास्ट में क्या होगा। तो अब देखिए इसको हिंदी में याद रखना है। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, वो रो के पुकारेगी आज चांदनी। अब चांदनी की जगह नहीं खाली है इसमें, भाई छोटा छोटा कर देते हैं। जो चीज ना देखिए पूछ लीजिएगा। 39 to 48, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो के पुकारे। देखिए एक ही ग्रुप में, देखिए 3 में देखिए आपके पास है ना, देखिए 39 है, 21 है, ये 3 जोड़ा है। इसमें देखिए इसमें वो मैजिक नंबर लागू नहीं होने वाला है। हाँ देखिए 5D सीरीज, ला हफ्ता, ला हफ्ता, अगर वो हफ्ता नहीं देगा वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। बोलिए, लिख रहे हैं ना आप लोग? बोलिए ना, कुछ तो बोलती रहिए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक मिनट सुनिए, एक मिनट याद कीजिए। एक्सेप्शनल केस, क्रोमियम पर एक्सेप्शनल केस था, कॉपर में एक्सेप्शनल केस था। बोलिए इस 4D में तो सब में देखो नवाबी क्यों करे, मौत तक राह में रुकावट और होगी। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन, सब में है। Yes. हाँ सब यही। एस और पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं था।
इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। इसमें कहेंगे ला हफ्ता, इस दोनों को मिला के कहेंगे ला हफ्ता, ला हफ्ता। अगर नहीं देगा तो वो बोलेगा वरना उधर इधर और होगी। यस, ये आपका हो गया डी ब्लॉक। सब ग्रुप को भी मैंने पढ़ा दिया, देखिए 3, 4, 7 टाइटेनियम। इसके भी याद करने का स्टेडियम है, लेकिन उतना कितना याद कीजिएगा, इसी तरह याद कर लीजिएगा काफी है। ऐसे ग्रुप वाइज भी याद कर सकते हैं, लेकिन अब मैंने जब ये पढ़ा दिया तब ग्रुप वाइज भी तो आपको याद हो जाएगा ना ऑटोमेटिक। बोलिए, अब ये भी लैंग्वेज याद कीजिएगा, ग्रुप वाइज भी याद कीजिएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। कोई एक याद रखना है, हमने पीरियड के वाइज आपको याद करा दिया। एफ ब्लॉक पे तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको बता ही दिया है। चलिए अब हम नई नई चीज की तरफ आ रहे हैं। चलिए पहले लिख लीजिए सारे लोग। सर ओएस के नीचे क्या लिखा है? उधर इधर, IROR, OS का मतलब उधर इधर डाई और होगी। सर रिटर्न। हाँ, ये बोलेंगी तब ना, क्या नाम है, सूरत आप बताइएगा तब आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. ये सांची सब लोगों ने लिख लिया, आयुषी, कशिश रहमान सब लोगों ने लिख लिया। बताइए हेलो एवरीवन। एफ ब्लॉक का मैंने लिखा दिया था 58 से 71। एफ ब्लॉक है 6 पीरियड है, ग्रुप 3 है। ठीक है, ब्लॉक का कोई ग्रुप नहीं होता, पीरियोडिक टेबल में नीचे रहता है। और एक्टिनोइड सीरीज 90 to 103 7th पीरियड ग्रुप 3, याद है ना सबको? बोलिए यस सर। हाँ चलिए ठीक है, ओके। अब आज अभी से नया, अब एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक सब शुरू होगा क्लियर। ये सब था पूरा एलिमेंट का पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब ध्यान दीजिए, 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक साथ ही मैं पढ़ाऊंगा। टॉपिक डालिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव, और सारे लोग अच्छे से समझे, पीछे का कोई कंसेप्ट सब नहीं है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। ठीक है, लिख लिया? यस सर। हाँ, अब आइए सारे लोग अच्छे से सुनिएगा। मान लीजिए ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, Na+10, सोडियम में +10 है, तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 11 है। तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, 11 प्रोटॉन है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए इस पर एक 11 न्यूक्लियस का सिर्फ यहाँ पर फुल दिस इलेक्ट्रॉन, देखिए दिस इलेक्ट्रॉन फील्स फुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। FO का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और से सुने, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो उसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियस की तरफ से। आप हाइड्रोजन भी ले ले, वही होगा।
सोडियम 11 है, प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, सारे लोग सुने। अब यहाँ पर न्यूक्लियस तो है, 11 प्रोटॉन तो है, लेकिन अब आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ये आउटर इलेक्ट्रॉन, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये कहना है कि 1-2 मिनट रुक जाइएगा, 2 मिनट। हाँ, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सब लोग? यस सर। अच्छा, अब आप लोग एकदम अच्छे से सुनिएगा कि इस आउटर पर न्यूक्लियस अपनी तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा, जल्दी बताएं। अरे बोलिए ना, न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा ना, जल्दी बताएं। यस सर। यानी अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन आप खुद बताइए, ये जो इनर शेल है, ये दोनों इनर शेल है, ये दोनों को हमने कहा इनर शेल। मतलब अगर ये n है तो ये n माइनस क्या होगा बताइए, n-1 और ये n-2 होगा। जैसे n-1d n-2 लिखते हैं आप, ना भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में ये दोनों इनर शेल कहलाया कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। तो आप खुद लॉजिक लगाइए कि अब इस इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये रिपल भी तो कर रहा होगा, इसको रिपल्सिव फोर्स। ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इसको रिपल भी तो कर रहे हैं। बोलिए हेलो एवरीवन। यस। गौर से सुनिए अच्छे से कि अगर जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी। क्या ये मेरी बातें सबको समझ में आई यहाँ तक? एवरी स्टूडेंट बताएं। यस सर। यस सर। सांची, सूरज, सब लोग बताएं, जल्दी बताइए। कशिश, Yes, sir. आप सुनिए, प्लीज लिखिएगा, प्लीज लिखिएगा। पहला लिखना नहीं है, अभी लिखना ही नहीं है। द एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन, द एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ रहता है? इन द न्यूक्लियस, इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव नहीं है न्यूक्लियर चार्ज। जब भी केमिस्ट्री में बोले न्यूक्लियर चार्ज तो आप समझ जाइए प्रोटॉन है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज को केमिस्ट्री में Z से डिनोट करते हैं, आप बोर मॉडल में भी पढ़ा, प्रोटॉन नंबर विच इज आल्सो इक्वल टू एटॉमिक नंबर। बताइए हाँ या ना, सही सही बताइए, सही सही बताइए। यस सर। भाई एक ही आवाज क्यों आई? सब लोग मिलके बोलिए। कोई क्या न्यूक्लियर चार्ज, तो भाई प्रोटॉन नंबर को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया बताओ प्रोटॉन नंबर कितना है, 11 है, तो न्यूक्लियर चार्ज 11 है। अब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज हम वर्ड नहीं बोले, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब यहाँ पर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा।
क्योंकि अब आउटर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है, रिपल्शन भी लग रहा है. दिस आउटर इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील फुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. 11 आदमी यहां भी है, 11 यहां पर भी है. दिस इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील फुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या मैं सही कह रहा हूं? यहां बचाने वाला आ गया कि नहीं, जल्दी बताएं. हेलो एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. रिपल कर रहा है, इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज में रिडक्शन होगा. इसलिए कहा गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन से हमेशा कम. ये दिखने में 11 है, लेकिन 11 से कम आएगा. न्यूक्लियर चार्ज का वर्ड आता है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, जहां सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही काम करे. लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में न्यूक्लियर चार्ज का वर्ड, हाँ वहां वर्ड आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज. नेट कुछ 11 से कुछ कम होगा. याद रखिए न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी प्रोटॉन ही है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी प्रोटॉन है बट एक्चुअल नंबर से कम होगा स्लाइटली. बोलिए आया समझ में? हाँ या ना? जल्दी बोले. हेलो एवरीवन. Yes, sir. मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिपल्सिव फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स. तो क्या है, क्यों 11 प्रोटॉन से कम होगा भाई? कहीं रिपल्शन की वजह से. यहाँ तो कोई रिपल्शन नहीं है. 11 का 11, यहाँ Z इफेक्टिव एकदम एग्जैक्टली Z के बराबर है. इसलिए याद रखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आएगा. इनर शेल की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज में रिडक्शन आएगा. उसी रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज को ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे. द नेट पॉजिटिव चार्ज experienced by outer electron is called effective nuclear charge. या दूसरी मीनिंग, reduced nuclear charge is called effective nuclear charge. तीसरी मीनिंग, effective nuclear charge is the combined effect of repulsive and attractive force. आया समझ में सबको? हेलो एवरीवन. जल्दी बोले. सूरज, सांची, कशिश, आयुषी, रोशनी एंड अर्पित बोले. समझ में आया? Yes. Yes, sir. जानते हैं आप एक नहीं दो कंसेप्ट सीख लिया. इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट. यही इनर शेल शील्ड कर रहा है, बचा रहा है, रिपल्सिव लगा रहा है. यही इनर शेल एक्ट एज अ शील्डिंग. आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द शील्डिंग इफेक्ट. अब एक चीज नहीं सीखा है आपने, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में रिडक्शन क्यों आया? यही शील्डिंग इफेक्ट की वजह से. ये बल्ब जल रहा है आपके घर में, उसके ऊपर चादर रख दीजिएगा तो रोशनी कमी होगी कि नहीं? अरे बोलिए, रोशनी में कमी आएगी. इसलिए याद रखिए न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में इनर शेल आता है. वही स्क्रीन करेगा, वही शील्ड करेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बचाएगा. उसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट. और उसकी वजह से जो चार्ज रिड्यूस हुआ उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. डिड यू अंडरस्टैंड? बताइए साइंस. और ये these two terms इतना इंपॉर्टेंट है. 11th 12th हर जगह काम आएगा. पीरियोडिक टेबल में तो हर दिन लेक्चर में आएगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट. these two terms is very very important. सुना कि नहीं सुना? जल्दी बताइए. अब मैं लिखवाऊं? Yes, sir. तो पहला काम तो ये करें कि ये पूरा लाइन लिखें. जल्दी से फटाफट लिखें.
Sir, written. Written. Okay, written. Everyone written. सूरज, सांची. Yes, sir. तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है प्रोटॉन नंबर. ठीक है भाई. अब चलिए पॉइंट वाइज लिखिए. पॉइंट उसी एक दो लाइन छोड़ छोड़ के लिखिए. मैं बहुत ही अच्छे से लिखवा रहा हूँ, समझा समझा के आपको. वैलेंस, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए. वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and force of repulsion due to inertia. चलिए सारे लोग बताइए मैंने सही लिखा या नहीं लिखा, बताइए. वैलेंस शेल पर दोनों लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ से और फोर्स ऑफ रिपल्शन इनर शेल की वजह से. जल्दी बताइए हाँ या ना, जल्दी बोलिए. Yes. Yes. खुद वेक्टर वेक्टर क्या कहता है, एक इधर है एक इधर है, तो रिजल्टेंट कम नहीं होगा. बोलिए ना, पॉजिटिव चार्ज में रिड्यूस होगा. दिखने में कोई क्या है, सोडियम में प्रोटॉन नंबर कितना 11, ये तो जरूर बोले, लेकिन कोई क्या है, क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, क्या 11 का 11 पॉजिटिव चार्ज होगा, नो. हाँ कोई क्या प्रोटॉन नंबर कितने 11, लेकिन कोई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, तो 11 से कम. कितना कम वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके आता है, समझा कि नहीं. दिखने में 11 पॉजिटिव तो है, लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन 11 पॉजिटिव का फोर्स फील नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा, इसी रिपल्शन की वजह से. बोलिए आया समझ में. हेलो एवरीवन. Yes, sir. हाँ अब सुनिए, अच्छे से सुनिए, लिखते रहिए. द डिक्रीज, देखते रहिए. द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही रिपल्शन की वजह से अट्रैक्शन में डिक्रीज हो जाएगा. जल्दी बताइए. द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the decrease in force of attraction on valence electron, क्यों, किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है, ड्यू टू इनर्शियल इलेक्ट्रॉन. इसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट. क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए. हेलो, क्या कहते हैं. Sir, screening effect. और दूसरा नाम क्या है, शील्डिंग, बचाना. वही है न्यूक्लियस. यहाँ शील्ड का काम कौन कर रहा है, इनर शेल. एकदम अच्छे से लिखिए सारे लोग, फिर आगे बढ़ते. बोलिए आया समझ में. Yes, sir. हाँ बताइए. सूरज, सांची, सब लोगों ने लिख लिया. Yes, sir. Yes, sir. चलिए डायग्राम बनाइए जल्दी से, फिर आगे लिखूंगा. जल्दी लिखिए.
Sudden. Everyone done? Yes, sir. अभी रुक जाइए, चलिए लिखिए, आप मेरे साथ साथ लिखिए। ड्यू टू स्क्रीनिंग अफेक्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन experiences less force of attraction. Less force of attraction exerted by, चलिए बताइए, लाइन को पढ़िए और बताइए सही लिखा। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। सही लिखा कि नहीं? हाँ या ना? बोलिए। Yes, sir. जितना स्क्रीनिंग, हाँ इसलिए मैं कंक्लूजन, सुनिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब तो हुआ कि बचाना। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का घटना, इसका मतलब क्या हुआ? गौर से सुनिए, कहीं कहीं किसी में स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब समझ जाइए। बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, गौर से। अच्छा यहाँ पर ये डायग्राम बन, अच्छा चलिए मैं यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, ये डायग्राम जो बनाए, जगह खाली कहीं वहां पर कुछ बोलिए ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए, इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन। अरे बोलिए ना, जगह खाली था कि नहीं था? Yes, sir. हाँ ये सब लैंग्वेज सब लिख लीजिए कि आपको समझ में आए। इनर शेल आउटर को बचा रहा है, किससे बचा रहा है? न्यूक्लियस, इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसलिए कहीं कहीं पर अगर आपको ये कहे लिख लिया। Yes, sir. इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली है क्या? वो तो है बचाना। हर लैंग्वेज को लिखिए कि इट इज टोटल, जानते हैं कौन सा फोर्स? टोटल रिपल्सिव फोर्स है ये बेसिकली। बताओ, रिपल्सिव फोर्स की वजह से ही तो अट्रैक्शन कम हुआ। बोलिए हेलो हेलो Yes, sir. हेलो हेलो एवरीवन, हेलो बोलो। हाँ ये सब लैंग्वेज सबको याद रखिए। स्क्रीन की तो हर लोग समझा, बचाना बचाना बचाना। क्यों बचाया? क्यों बचाया? फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से बचाया। क्यों? इनर शेल आउटर को भगाएगा और ये खींचेगा न्यूक्लियस। बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट इज टोटल रिपल्सिव फोर्स। तो कहीं पर ये लाइन लिखा हो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, तो दिमाग में लाओ रिपल्सिव फोर्स ज्यादा, और रिपल्सिव फोर्स ज्यादा तो अट्रैक्टिव फोर्स, जल्दी बोलो अट्रैक्टिव फोर्स So less. लेस। यस, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फोर्स कम फील करता है। अरे बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. हेलो, हाँ। Yes, sir. स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली रिपल्सिव फोर्स को बताएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स को बताएगा। देखिए दोनों में फर्क समझिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? जल्दी बोलिए, रिपल्सिव फोर्स को। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोटॉन नंबर, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स को। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। हाँ याद रखिए, मैं लिख भी देता हूँ। जेड इफेक्टिव किसको रिप्रेजेंट करेगा? बताइए। टोटल अट्रैक्शन को। टोटल, अरे बोलिए ना, टोटल अट्रैक्शन। हाँ अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन। एक्सपीरियंस और अच्छे से लिखाऊंगा, लेकिन ये छोटा फॉर्म याद रखिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट और रिपल्सिव फोर्स को बताएगा, इसलिए आउटर इलेक्ट्रॉन लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
जेड इफेक्टिव टोटल अट्रैक्शन फोर्स को बताएगा, उसी को जेड इफेक्टिव कहते हैं। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, Yes, sir. अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, एक दो लाइन छोड़कर, इसीलिए लिखिए देयर इज रिडक्शन। रिडक्शन माने क्या होता है, जल्दी बताइए। रिडक्शन माने क्या होता है? घटना इन न्यूक्लियर चार्ज। देयर इज रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज। क्यों? ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जब रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, बताओ न्यूक्लियर चार्ज में रिडक्शन होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. इसीलिए कहा जाता है रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। समझा कि नहीं समझा? और इसी को और हाँ ये भी लिख सकते हैं, द नेट पॉजिटिव। नेट का मतलब वही है कि जो मैं लिख देता हूँ नेट और अच्छे से, द नेट पॉजिटिव चार्ज का मतलब वही हुआ रिड्यूस चार्ज। द नेट पॉजिटिव चार्ज मतलब वही रिड्यूस चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन, वही है एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन is called Z इफेक्टिव। समझ में बात आई कि नहीं आई? जल्दी बोलिए, जल्दी Yes, sir. बोलिए। हाँ ये है नेट भाई, रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज। जितना जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन में 11 प्रोटॉन है, तो 11 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील्ड नहीं होगा, थोड़ा सा रिडक्शन होगा इनर्शियल की वजह से। अभी आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी समझ लिया, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी समझ लिया। अरे सांची को आ रहा है समझ में? सांची ये बोल ही नहीं रही है। Yes, sir. गुड। स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली शील्ड का काम करता है, बेसिकली रिपल्सिव फोर्स को बताता है, इसीलिए आउटर इलेक्ट्रॉन लेस फोर्स अट्रैक्शन फील करता है। उसी का उल्टा कह दीजिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज को बताता है, मतलब नेट प्रोटॉन नंबर को बताता है। प्रोटॉन नंबर, नेट प्रोटॉन नंबर को ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जैसे सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 11 नहीं होगा, उससे कुछ कम होगा, रिड्यूस चार्ज के फॉर्म में आएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं? लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। अब देखिए सारे लोग, और देखिए इधर देखिए। अरे आया ये दोनों टर्म सबको अच्छे से आया कि नहीं? Yes. आप सुनिए, कंक्लूजन सुन लीजिए अच्छे से, या कंक्लूजन का नोट गौर से सुनिए। इसलिए केमिस्ट्री कहता है अगर आपसे कोई कहे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो देखिए क्या बढ़ रहा है, देखिए कहाँ गया, इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा है। देखिए अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है ना, है हाँ, यानी इफेक्टिव का मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसलिए आप आगे पढ़िएगा, साइज ऑफ एटम घटेगा, याद रखिए आप। इसलिए आप पढ़िएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज ऑफ एटम क्या होता है? घटता है। दैट द रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्यों? प्रोटॉन घटता रहेगा, समझा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन घटता रहेगा, प्रोटॉन बढ़ता रहेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जैसे मैं अभी क्वेश्चन दूं, कोई पूछे mg का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है कि mg+2 का, तो बताओ क्या बोलोगे? mg+2। अरे बोलो इफेक्टिव, हाँ इसलिए तुम पढ़ोगे कि mg+2 की साइज छोटी है, इसलिए पढ़ोगे द साइज ऑफ द केटायन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ इट्स पेरेंट एटम। व्हाई? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज छोटी होती है। डिड यू अंडरस्टैंड? कहेगा Al+1, Al+2, Al+3। बताइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है? जल्दी बताइए सारे लोग, किसका ज्यादा है? Al+3. Al+3। तो ये सबसे बड़ी साइज Al की होगी, फिर Al+1 की होगी, साइज Al+2 सबसे छोटी साइज बिहारी की होगी। अगर आपसे कोई पूछे O-, O2-, तो बताइए सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका? इसका। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो साइज में बड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम का मतलब लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइज का बढ़ना। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, गलत बात चिल्ला चिल्ला के Yes, पढ़ा sir. रहा हूं मैं। यहाँ देखें, अरे ये कशिश क्यों नहीं बोल रही है? कशिश रहमान, समझ में आ रहा? साइंटिस्ट कुछ तो बोले, लाइन तो लिखे, मैसेज नहीं आ रहा है, लिखें। चलिए तो बताइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मैं जो अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, लिखिए सारे लोग। वो कंक्लूजन ये हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन नंबर को बताता है, मतलब एक्चुअल रिड्यूस प्रोटॉन नंबर। रिड्यूस प्रोटॉन नंबर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से रिड्यूस हो जाता है, समझा कि नहीं? ये अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और स्क्रीनिंग ऑफ रिपल्सिव को करता है, उसी रिपल्सिव की वजह से अट्रैक्टिव कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी गवाही दें, गवाही दें। हाँ आप बताएं सर, ये साची क्यों नहीं बोल पा रही है भाई? इनको समझ में आ रहा है कि Yes, नहीं? sir. हाँ आप सुने, अब समझे अच्छे से। वो मैं ये कह रहा था, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जानते हैं न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे तो क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लास्ट में देखिएगा। अब टॉपिक डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दो बातों को याद रखिए, एक तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव याद रखना। पहला, इधर सुनिए सारे लोग, एक लाइन में बताइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नेट जो एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन से कुछ कम होगा। जल्दी बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. हाँ, यहाँ Z इफेक्टिव प्रोटॉन से, ये लिख लीजिए तो वहां पर Z इफेक्टिव Z से हमेशा कम होगा, ये लिख लीजिए जल्दी से। इसलिए क्वेश्चन होता है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। सिग्मा को हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो आपको यही है, कितना कम होगा वो आप कैलकुलेट करके बताएंगे, जो आपके सिलेबस में नहीं है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो देखिए प्रोटॉन से माइनस सिग्मा होगा तो इफेक्टिव कम हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। और ये कम, ये जो कम होगा किसकी वजह से होगा? यही रिपल्शन की वजह से होगा, इसी को कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बोलिए ना, हेलो, बोलिए ना सारे लोग। Yes, sir. हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अरे यार अर्पित बोलो, समझ में आ रहा? तुम यार तुम कुछ Yes, बोलते sir. ही नहीं हो यार। हाँ बोला करो, कुछ ना कुछ बोला करो। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। अरे सूरत आपको आ रहा है समझ में? सूरत Yes, sir. अब देखिए वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन, एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। खुद सोचिए, Z इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, क्योंकि एन जितना दूर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो कम हो जाएगा। बोलिए 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 ना, आपसे पूछेगा बताओ। देखिए एक मिनट, एक मिनट, जितना आपको देखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ऑर्डर ऑफ Z इफेक्टिव किसका ज्यादा है? कोई कहेगा 1s का ज्यादा है कि 2s का, तो कहिए 1s का। आपको कहेगा 3p का ज्यादा है कि 4p का, 3p का। आपको कहेगा 5f का ज्यादा है कि 4f का, 4 का। n से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सुना? दूसरा, दूसरा देखिए, ये डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ सबशेल पर भी, सबशेल कैसा है। तो Z इफेक्टिव का ऑर्डर याद रखिए, बताइए न्यूक्लियस के नजदीक कौन होता है? S, फिर P, फिर D, फिर F। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ Yes, या ना? जल्दी बताइए। yes, sir. जैसे अगर आपसे एग्जामिनर पूछे बताओ Z इफेक्टिव का ऑर्डर, तो आपसे पूछेगा देखिए 2s एंड 2p। अब तो n सेम है, सबशेल अलग है, तो कहिए 2s पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। और आपसे पूछेगा 3p 3d, 3p 3d कौन नजदीक है? 3p नजदीक है ना? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा कभी कभी क्या करेगा, क्वेश्चन को टफ बना दे। कैसे? कहेगा 5s 5p 3d। अब बोलो, अब तो अलग अलग है सब, n भी अलग है, तो कहिए बताओ 3d ज्यादा नजदीक है कि s ज्यादा नजदीक है?
5s ज्यादा नजदीक है, जल्दी बोलो। 3d ज्यादा नजदीक है 3D? ना। हाँ या 1s 2s 2p, देखिए ना 3s 3p 4s 3d 4p 5s आए है। सब लोगों को क्या लगता है? एस नजदीक है, एस नजदीक है, एस नजदीक है। जब वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहेगा तब आंख बंद करके बोलिए हाँ हाँ 2s 2p, डायरेक्ट बोलिए हाँ 2s नजदीक है। लेकिन कोई ऐसे पूछे 5s और 3p तो कहिएगा एस नजदीक है, नो 3p नजदीक है। अरे बोलिए ना, बोलिए फिफ्थ शेल में है। हेलो एवरीवन। Yes, sir. आप देखिए इसमें पूछेगा तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव 3d का होगा। अब इन दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, तो हम एस को देखेंगे। अरे बोलिए हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। आप Yes, sir. एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाके देखिए, लास्ट पेज पर क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आपको आंसर देना है इसी तरह। कभी कभी एक क्वेश्चन करा के फिर देखते हैं। जैसे पूछा जाएगा विच हैज, देखिए विच हैज हायर जेड इफेक्टिव, देखते रहिए ना आप, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपसे पूछ देगा एल्यूमिनियम या सिलिकॉन, अब देखिए तो ऐसे भी पूछ दिया तो आप क्या कीजिएगा, एल्यूमिनियम में प्रोटॉन 13 होता है, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p1, ठीक है भाई। अब देखिए सिलिकॉन क्या है, प्रोटॉन 14 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6। एक बात बताइए, न्यूक्लियस से दूरी, इसमें भी 3s 3p लास्ट में आ रहा है, इसमें भी 3s 3p लास्ट में आ रहा है। बोलिए बोलिए, कोई नहीं बोल तो प्रोटॉन नंबर को देख लो, सब कुछ n भी सेम है, सब शेल भी सेम है ना, तो प्रोटॉन नंबर को देख लो। क्यों? जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, हायर में से लोअर को घटाओगे तभी तो जेड इफेक्टिव ज्यादा आएगा, इसका प्रोटॉन नंबर ज्यादा है। तो जब सब कुछ सेम रहे, प्रोटॉन नंबर को देखो, प्रोटॉन नंबर को देखो, तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा हुआ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सिलिकॉन का ज्यादा हुआ एल्युमिनियम। इसलिए तुम पढ़ोगे सिलिकॉन की साइज छोटी होती है एल्युमिनियम में, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा। यही आप पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, इसलिए आज के लेक्चर को अच्छे से घर पर पढ़ लें। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, मैं एक्साइटेड Yes, स्टेट में पढ़ा रहा हूँ भाई। हेलो एवरीवन, Yes, आ रहा है? यस। जब Yes. सब कुछ सेम रहे, Yes, sir. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है, देखिए यहाँ एन भी सेम है, सब शेल भी सेम है, एसपी 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 एन एन सेम है, तो हम प्रोटॉन नंबर को देख लेंगे। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली प्रोटॉन नंबर ही है, बट एक्चुअल से कम है। यहाँ 14 है, वहां 13 है, इसलिए 14 वाला थोड़ा सा इफेक्टिव ज्यादा होगा। बोलिए आया समझ में? yes, sir. सर Yes, sir. लिखें आप यहाँ से, लिखें लिखें। लिख लिया? बोलिए ना। Yes, sir. सूरज सांची बताइए, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir.
वेरी गुड। हेलो Sir, written. रिटन। साक्षी केमिस्ट्री समझ में आ रही है कि नहीं अब आपको? Yes, sir. थैंक यू। सही से आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है अब? No, sir. माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड।